नमस्कार। कक्षा 12 हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन। हम आज अपनी इस कालांश में अभिव्यक्ति और माध्यम पाठ्य पुस्तक के अग्रिम पाठ, जिसको शीर्षक दिया गया है कैसे बनता है रेडियो नाटक, यानी नाटक की परंपरा में जब उस नाटक को मंच पर अभिनीत किया जाता है, उसके अलावा उसे मात्र संवादों में किस तरह से अभिव्यक्ति दी जाती है। जब हमारे संचार के क्षेत्र में दृश्य और श्रव्य संचार माध्यमों की अनुपस्थिति थी, उस समय इसका क्या महत्वपूर्ण रोल रहा, क्या योगदान रहा, उसी की एक जानकारी हासिल करेंगे। तो देखिए, नेमीचंद जैन जो बहुत मशहूर रंगकर्मी और साहित्यकार रहे हैं, उन्होंने यहाँ पे लिखा है कि महाराज मुझ गरीब पर भी दया करो। किस गरीब पर? जो मात्र संवादात्मक प्रस्तुति देते हुए नाटकों का यहाँ पर रूपांतरण करते हैं। उन्होंने बताया कि यह एक कष्टदायक सच्चाई है कि एक स्वतंत्र साहित्यिक विधा के रूप में रेडियो नाटक हिंदी में अभी तक भी अपनी जगह नहीं बना पाया है। क्यों? क्योंकि दृश्य और श्रव्य माध्यमों की इजाद हो जाने पर या आविष्कार हो जाने पर रेडियो जो नाटक है, मात्र संवादात्मक रूप में जब किरदारों की वहां पर जानकारी दी जाती है या साथ में ध्वनियों के माध्यम से जब नाटक की कहानी को आगे की ओर बढ़ाया जाता है, संचालित किया जाता है, वो कार्य जो है वो दर्शकों में थोड़ी नीरसता को उत्पन्न करता है। और इन नाटकों की अवधि भी बहुत कम समय के लिए होती है। इनमें अलग अलग धारावाहिक नहीं लिखे जा सकते, मात्र एक या दो दृश्यांकन में ही इनकी दृश्य अनुपस्थित रहते हैं। एक या दो प्रस्तुति के माध्यम से ही इनका समापन कर दिया जाता है। तो आइए इस पाठ में हम किन किन महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले रेडियो नाटक की परंपरा किस प्रकार शुरू हुई, सिनेमा, रंगमंच और रेडियो नाटक, इनमें क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं। रेडियो नाटक में जो ध्वनि के संकेत हैं उनकी क्या महत्ता है, उनका क्या महत्व है, और रेडियो नाटक की अवधि और पात्र, यानी रेडियो नाटक कितनी समयावधि के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं और इनमें पात्रों की संख्या लगभग कितनी होती है। तो चलिए, सबसे पहले रेडियो नाटक की परंपरा का आगाज किस प्रकार हुआ। यहाँ दिया गया है कि आज से कुछ दशक पहले एक जमाना ऐसा था जब दुनिया में न टेलीविजन था, न कंप्यूटर, सिनेमा हॉल और थिएटर तो थे, लेकिन उनकी संख्या आज के बराबर नहीं थी। एक आदमी के लिए भी आसानी से उपलब्ध भी नहीं होते थे। ऐसे समय में घर में बैठे मनोरंजन का जो सबसे सादा सस्ता सुलभ साधन था वो था रेडियो। रेडियो पर खबरें आती थी, ज्ञानवर्धक कार्यक्रम आते थे, खेलों का आंखों देखा हाल प्रसारित होता था, यानी कमेंट्री कही जाती थी। एफएम चैनलों की तरह वहां गीत और संगीत भी सुनाए जाते थे। लेकिन टीवी धारावाहिकों और टेलीफिल्मों की कमी को पूरा करता है। टीवी धारावाहिकों और टेलीफिल्मों की कमी को पूरा करते थे रेडियो पर आने वाले ये नाटक। यानी जब टीवी का आविष्कार ही नहीं हुआ था, जो टीवी संचार के साधन के रूप में उपलब्ध नहीं था, तो रेडियो नाटक जो है वो ही अपने दर्शकों की सारी उत्कंठाओं को पूरा किया करते थे। हिंदी साहित्य के तमाम बड़े साहित्य रचना के साथ साथ जितने भी बड़े बड़े नाम हैं, वो साहित्य रचना के साथ साथ रेडियो स्टेशनों के लिए भी नाटक लिखा करते थे। यानी जो साहित्य शास्त्री थे, जिनमें नाम आया है, देखिए धर्मवीर भारती का आया है, मोहन राकेश जी का आया है, इन्होंने भी रेडियो नाटकों के लिए जो नाटक है उनको लिखा था, लेखबद्ध किया था। उस समय वे बड़े सम्मान की बात मानी जाती थी। हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के नाट्य आंदोलन के विकास में रेडियो नाटक की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी रही थी। यहाँ दिया गया है कि नाटक जो बाद में मंच पर भी बेहद कामयाब रहे, मूलतः रेडियो नाटकों के लिए ही लिखे गए थे। इनमें धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा हुआ अंधा युग, इसे नोट जरूर कीजिएगा, रेखांकित कर लीजिएगा। कौन से रेडियो नाटक बहुत प्रसिद्ध थे? धर्मवीर भारती द्वारा लिखा अंधा युग और मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया आषाढ़ का एक दिन। ये एक ऐसी उदाहरण है जो रेडियो नाटक के तौर पे लिखे गए थे, लेकिन इनका बाद में जब मंच पर प्रसारण किया गया तो भी इन्होंने बहुत कामयाबी हासिल की। सिनेमा तथा रंगमंच यहाँ दिया गया है कि लेकिन फिलहाल हम इस बात पर ध्यान देंगे कि रेडियो नाटक कैसे लिखे जाते हैं।
तो देखिए नाट्य आंदोलन के विकास में रेडियो नाटक का भी बहुत बड़ा रोल होता है। सिनेमा तथा रंगमंच की तरह रेडियो एक दृश्य माध्यम नहीं है, ये सिर्फ श्रव्य माध्यम है। रेडियो की प्रस्तुति यानी वहां पर जो भी हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है वो मात्र संवाद के द्वारा या वहां पर ध्वनि प्रभावों के माध्यम से, यानी साउंड इफेक्ट, स्पेशल साउंड इफेक्ट वहां पे जो तैयार किए जाते हैं, जिसके माध्यम से हम उनके हाव भाव को समझने की कोशिश करते हैं। फिल्म की तरह रेडियो में एक्शन की गुंजाइश नहीं होती है, क्योंकि एक्शन को संवाद के रूप में उजागर करना या फिर उसके हाव भाव को वहां ध्वनि यानी स्पेशल साउंड इफेक्ट में जो है कंपोज करना बहुत मुश्किल होता है। रेडियो नाटकों की अवधि भी बहुत सीमित होती थी, इसीलिए पात्रों की संख्या भी कम रखी जाती थी, क्योंकि सिर्फ आवाज के सहारे ही इन पात्रों को याद रख पाना बहुत मुश्किल होता था। और पात्र के संबंध में जो भी जानकारी दी जाती थी वो भी संवाद या ध्वनि संकेतों के माध्यम से ही दी जाती थी। सिनेमा तथा रंगमंच की तरह रेडियो नाटक में भी चरित्र होते हैं, चरित्र यानी पात्र, और इन पात्रों के संवाद भी होते हैं, और इन्हीं संवादों के माध्यम से जो कहानी है वो आगे बढ़ती है। बस सिनेमा और रंगमंच में क्या होते हैं, दृश्य होते हैं, लेकिन रेडियो नाटक में दृश्य नहीं होते हैं। यही सबसे बड़ा अंतर है रेडियो नाटक का तथा सिनेमा रंगमंच का। रेडियो पूरी तरह से श्रव्य माध्यम है, इसलिए रेडियो नाटक का लेखन भी सिनेमा और रंगमंच के लेखन से थोड़ा अलग है और मुश्किल भी है। आपको सारी कुछ चीजें जो है, पूरी कहानी, पूरे पात्रों का इंट्रोडक्शन और वहां पात्रों के जो हाव भाव है उनको भी सिर्फ संवादों और स्पेशल साउंड इफेक्ट के माध्यम से ही लोगों तक संप्रेषित करना होता है। तो यहाँ आपकी सहायता के लिए न तो कोई मंच सजाया जाता है, न स्पेशल वहां पर कॉस्ट्यूम्स होते हैं, न ही वहां पर जो अभिनेता है या एक्टर है उसके फेस के एक्सप्रेशंस होते हैं, कुछ नहीं दिखाई देता, वरना बाकी सब कुछ वैसा ही है। एक कहानी है, कहानी का ढांचा है, शुरुआत, फिर वो मध्य, फिर वो अंत, इस तरह से कहानी जो है आगे की ओर बढ़ती है। परिचय दिया जाता है अलग अलग पात्रों का, उन पात्रों में आपस में जो द्वंद्व है और उनका जो समाधान निकलता है, बस ये सब होता है किसके माध्यम से, आवाज के माध्यम से। यानी कहानी की विस्तृत जानकारी आपको कथा लेखन और नाट्य लेखन के अध्यायों में मिल ही गई होगी। कहानी क्या होती है, एक ऐसा प्रसंगानुसार विवरण जो एक कथानक को लेकर के चलता है, उसमें पात्र होते हैं, उसमें संवाद होते हैं, संवादों में एक स्पेशल भाषा शैली होती है, भाषा शैली के साथ वहां वातावरण और देशकाल को भी तैयार किया जाता है, और कहानी जो है अंत में हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा देती है। ये कहानी के मुख्य तत्व हैं, इन्हीं के माध्यम से कथा लेखन होता है और नाट्य लेखन होता है। अब सबसे पहले बारी आती है कहानी चुनने की। अब बताइए, रेडियो नाटक के लिए जो कहानी तैयार की जाती है, कहानी कैसी होनी चाहिए, यानी रेडियो नाटक के लिए जो कथा लेखन किया जाता है उनमें किन किन चीजों को होना चाहिए और किन किन चीजों को नहीं होना चाहिए। देखिए, कहानी ऐसी ना हो जो पूरी तरह एक्शन पे आधारित हो, क्योंकि एक्शंस को संवादों में या साउंड इफेक्ट में ढालना बहुत मुश्किल होता है, और हर समय ज्यादा से ज्यादा एक्शन अगर सुनने लगेंगे तो हमारे दर्शक क्या हो जाएंगे, ऊब जाएंगे। मान लीजिए आपकी पूरी कहानी का आधार है किसी का पीछा करना, अपराधी अपराध करके भाग रहा है, पुलिस उसके पीछे लगी है और बीच बीच में दिलचस्प नाटकीय घटनाएं आती रहती है। अब सिनेमा में तो इसे बड़ी खूबसूरती से पेश किया जा सकता है, लेकिन रेडियो में कथानक शायद अपना पूरा असर बनाने में कामयाब नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि सिर्फ आवाजों की मदद से आप अपराधी और पुलिस की भागदौड़ से पैदा होने वाले उस रोमांच का सृजन नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए आपकी कहानी किसी क्रिकेट या फुटबॉल के खेल के इर्द गिर्द है, अगर आप इस पर अच्छा सिनेमा तो बन सकता है लेकिन रेडियो नाटक नहीं बन सकता। इसीलिए कहानी का चुनाव जो है अपने माध्यम को ध्यान में रख कर ही करना चाहिए। चलिए, अब दूसरी बात क्या है, दूसरी बात आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि मात्र 15 से 30 मिनट की होती है, ये भी रेखांकित कीजिएगा। सबसे पहली बात है, कहानी का चयन उसके माध्यम के अनुसार ही किया जाए।
अगर माध्यम दृश्य और श्रव्य है तो कहानी आगे अच्छी चलेगी, लेकिन दृश्य श्रव्य की बजाय सिर्फ श्रव्य माध्यम है तो कहानी ऐसी चुननी चाहिए जिसका कथानक जो है उसमें एक्शंस ज्यादा ना हो। अब बात आती है कहानी का समय अवधि। समय अवधि भी इसकी 15 से 30 मिनट के भीतर ही होनी चाहिए। इसके भी क्या कारण है देखिए कि श्रव्य माध्यम में नाटक या फिर वार्ता, इन कार्यक्रमों के लिए मनुष्य की एकाग्रता की अवधि मात्र 15 से 30 मिनट होती है, यानी ज्यादा से ज्यादा कितनी देर तक सुन पाएगा, आधे घंटे तक। लेकिन सिनेमा या नाटक में दर्शक अपने घरों से निकल जाते हैं और किसी एक सार्वजनिक स्थान पर एकत्रित होते हैं, है ना, कोई क्लब है, कोई सिनेमा हॉल है ना। इसका मतलब वो इन आयोजनों के लिए प्रयास करते हैं और अनजाने लोगों के एक समूह का हिस्सा बनकर एक प्रेक्षागृह में यानी अलग से बनाए हुए हॉल में बैठते हैं। अंग्रेजी में इसे कैप्टिव ऑडियंस कहते हैं। रेखांकित कीजिएगा क्योंकि यहाँ प्रश्न बनता है। कैप्टिव ऑडियंस किसे कहा जाता है? यानी वे दर्शक जो अपने घरों से निकलते हैं और एक विशेष आयोजनों पर किसी एक हॉल के अंदर अन्य अनजान लोगों के बीच में बैठ जाते हैं और वहां पर उस नाटक का या फिर कहानी, दृश्य श्रव्य कहानी का आनंद उठाते हैं। यानी जब खूब सारे दर्शक जो है अपने घरों से निकलकर एक सार्वजनिक स्थान पर एकत्रित हो जाते हैं और वहां लोगों के एक समूह का हिस्सा बनकर एक ही प्रेक्षागृह में बैठते हैं तो उनको कहते हैं कैप्टिव ऑडियंस। अर्थ क्या है इसका? अर्थात एक स्थान पर कैद किए गए दर्शक। जबकि टीवी और रेडियो ऐसे माध्यम है जो कि आमतौर पर इंसान अपने घर में ही अपनी मर्जी से इन यंत्रों पर आ रहे कार्यक्रमों को देखता और सुनता रहता है ना। सिनेमा घर या नाट्यगृह में बैठा दर्शक बार बार बोर हो जाएगा एक ही एक चीज देख करके, लेकिन आसानी से उठकर जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो चीज है वो उसको अपने आकर्षण में बांधे रखती है। यही कारण है कि 3-3 घंटे 4-4 घंटे की मूवी जो है दर्शक हॉल में देख करके आ जाते हैं, थिएटर में देखकर आ जाते हैं, है ना। तो वो क्या करते हैं फिर, सिनेमा घर या नाट्यगृह में बैठा दर्शक जो है थोड़ा बोर तो होएगा लेकिन आसानी से उठकर जाएगा नहीं। पूरा मनोयोग से जो कार्यक्रम देखने आया है वो देखेगा। लेकिन घर पर बैठ करके रेडियो सुनने वाला श्रोता जैसे ही बोर होने लगता है वो स्टेशन के लिए जो सुई है उसको घुमा देगा और उसका ध्यान कहीं और भटक जाएगा, है ना। यानी वो दूसरा चैनल लगा लेगा और दूसरे चैनल पर आ रहे उस प्रसारण को, उस कार्यक्रमों को सुनने लगेगा। इसीलिए अमूमन यानी ज्यादातर रेडियो नाटक की जो अवधि है वो छोटी होती है और अगर आपकी कहानी लंबी है तो फिर वो एक धारावाहिक के रूप में पेश की जाएगी जिसकी कड़ी 15 से 30 मिनट की होगी। यानी एक एपिसोड बनेगा वो 15 से 30 मिनट का ही बनेगा, उसके आगे की कहानी जो है वो अगले एपिसोड में सुनाई जाएगी। यहाँ एक बात और समझनी आवश्यक है कि रेडियो पर निश्चित समय के लिए निश्चित कार्यक्रम आते हैं, होते हैं ना। थोड़ा समय समाचारों के लिए होता है, थोड़ा समय जो है किसान भाइयों के लिए होता है, थोड़ा समय गीत सुनने के लिए होता है। उनमें भी अलग अलग कलेक्शन किया जाता है। कुछ पुराने गीतों का, ओल्ड इज गोल्ड वाले गीतों का कलेक्शन होता है, कुछ नवीन गीतों का समावेश होता है। यानी हर एक कार्यक्रम के लिए हर एक समय बांटा गया है। इसीलिए उनका ये जो टाइम है, उनकी ये जो अवधि है वो निश्चित होती है। तो 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट या 60 मिनट, ये अलग अलग कार्यक्रमों की अलग अलग टाइम डिसाइड की भी होती है ना। किसके लिए? रेडियो के अंदर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के लिए। तो यहाँ पे दिया गया फिर कि अब क्योंकि आपके रेडियो नाटक की अवधि क्या है, कैसी है, बहुत सीमित है, तो फिर अपने आप ही इन पात्रों की संख्या क्या हो जाएगी, सीमित हो जाएगी। भाई जब नाटकों में वहां पे समय ही कम है तो समय कम है तो फिर वहां जो कैरेक्टर्स हैं उन कैरेक्टर्स को भी कम रखा जाएगा ताकि पात्र कम होंगे तो उनका परिचय देना भी आसान होगा। तो क्या बताते हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया है कि पहली बात है कि कथा लेखन करते समय कथा में ज्यादा एक्शंस नहीं होने चाहिए। कथा की जो अवधि है, समय अवधि, वो भी कम होनी चाहिए। अब तीसरी बात यहाँ दी गई है कि
यहाँ दिया गया है कि जो पात्र हैं, अगर यहाँ नाटक की समय अवधि सीमित है तो पात्र हैं उसकी भी अवधि सीमित ही होगी, क्योंकि श्रोता सिर्फ आवाज के सहारे ही चरित्रों को याद रख पाता है। यानी वो खाली आवाज सुनेगा और आवाज को सुनकर ही उसे पता चलेगा कि हाँ, इस रूप में इस पात्र का हमारे सामने एक इंट्रोडक्शन दिया गया था। किसमें? रेडियो नाटक में। तो ऐसी स्थिति में रेडियो नाटक में यदि ज्यादा किरदार होंगे तो उनको उनके साथ एक रिश्ता बनाने में श्रोता को दिक्कत आएगी। अतः संख्याओं की अगर बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि 15 मिनट की अवधि वाले नाटक में कितने कैरेक्टर होंगे? 5 या 6। 30 से 40 मिनट का अगर रेडियो नाटक है तो उसमें कैरेक्टर होंगे 8 से 12। और अगर 60 मिनट का, अगर उससे भी ज्यादा, यानी 60 मिनट का अगर कोई रेडियो नाटक है तो उसमें कैरेक्टर होंगे 15 से 20। अमूमन यानी ज्यादातर क्या होता है, 15 मिनट के रेडियो नाटक में आवश्यकता पड़ने पर कैरेक्टर जो है 7 से 8 भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर 5 से 6 ही होते हैं। ठीक है, लेकिन यह संख्या जो है, यह संख्या बहुत ज्यादा बढ़ाई तो जैसा पहले ही कहा गया है कि श्रोता के लिए मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि श्रोता को ये पता ही नहीं चल पाएगा कि ये कैरेक्टर कौन है और ये कैरेक्टर जो है इस पूरे नाटक में कौन सा रोल प्ले कर रहा है, कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि सारे कैरेक्टर्स का जो हमारे से परिचय करवाया जाता है वो मात्र आवाज के जरिए या संवाद के जरिए ही कराया जाता है। ठीक है, एक चीज और है कि रेडियो नाटक जब भी तैयार होते हैं, इनमें फेरी वालों की जो आवाज है, या पोस्टमैन का अगर कोई संवाद है, या न्यायालय में जज का कोई जो दिया जाता है ऑर्डर, ये जो कहना है, इनकी जो छोटे मोटे किरदार हैं इनको इनमें शामिल नहीं किया जाता। तो हमने देखा कि रेडियो नाटक के लिए कहानी का चुनाव करते समय हमें 3 बातों का ख्याल रखना है। कौन सी बातों का? रेखांकित कीजिएगा। अभी हमने पढ़ा कि कहानी घटना प्रधान नहीं होनी चाहिए, उसकी अवधि भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए और पात्रों की संख्या भी सीमित होनी चाहिए। आगे बात समझ में? ये है रेडियो नाटक। रेडियो नाटक के लिए कहानी का चयन। अब आती है बारी रेडियो नाटक लिखने की। जैसा कि पहले भी जिक्र हुआ है कि मंच का नाट्य लेख यानी फिल्म की पटकथा और रेडियो का नाट्य लेख, इनमें काफी समानता है। सबसे बड़ा फर्क है तो वो है दृश्य का। रेडियो नाटक में दृश्य गायब होते हैं और उसका निर्माण ध्वनियों के प्रभाव यानी स्पेशल साउंड इफेक्ट से और डायलॉग से किया जाता है। यहाँ एक बात और समझनी आवश्यक है कि ध्वनि प्रभाव में संगीत यानी म्यूजिक को भी शामिल किया जा सकता है। अपनी बात को और अधिक बेहतर तरीके से समझने के लिए एक उदाहरण की मदद लेते हैं। देखो, मान लीजिए दृश्य कुछ इस प्रकार का है। रात का समय है, जंगल में 3 बच्चे हैं, श्याम, राम और मोहन। रास्ता भटक गई तो फिल्म या मंच पर इसे प्रकाश यानी लाइट, लोकेशन, मंच सज्जा, ध्वनि प्रभावों और अभिनेताओं के भाव भंगिमाओं से दिखाया जाता है। जबकि रेडियो के लिए इसका लेखन इस प्रकार होगा। तो देखिए क्या दिया है। कट 1 यानी इस पूरे कार्यक्रम का या इस पूरी कहानी का, रेडियो नाटक का पहला हिस्सा। जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई देगी, डरावना संगीत पीछे बजेगा, पद चाप का स्वर, किसी के पैरों के चलने की आवाज आएगी। अब राम कहता है, श्याम मुझे बहुत डर लग रहा है, कितना भयंकर जंगल है। श्याम ने कहा, डर तो मुझे भी लग रहा है राम, इतनी रात हो गई है, घर में अम्मा और बाबू सब परेशान होंगे। राम कहता, ये सब इस नालायक मोहन की वजह से हुआ। मोहन की नकल करते हुए जंगल से चलते हैं, मुझे एक छोटा सा रास्ता मालूम है। ये मोहन ने कहा। राम ने उसका डायलॉग कहा। श्याम चौंक कर, अरे मोहन कहाँ रह गया, अभी तो यही था। आवाज लगाता है फिर, मोहन मोहन। राम रोने लगता है, हम कभी घर नहीं पहुंच पाएंगे। श्याम कहता है, चुप रहो। फिर से आवाज लगाता है, मोहन, अरे मोहन। मोहन दूर से आती हुई आवाज, आ रहा हूं, वहीं रुकना, पैर में कांटा चुभ गया था। तभी नजदीक से किसी पक्षी के फड़फड़ाने की आवाज, जिसे एक भयंकर स्वर निकलता है और उस स्वर को सुनकर राम चीख पड़ता है, श्याम बचाओ। मोहन जो नजदीक आ गया वो कहता है, डरपोक कहीं का। राम डरे स्वर में, वो क्या था? मोहन कहता है, कोई चिड़िया थी, हम लोगों की आवाजों से भी खुद डर गई होगी। नंबर 1 डरपोक वो तुम दोनों। श्याम कहता है, मोहन रास्ता तो भटका दिया, अब बहादुरी दिखा रहा है।
तो ये दृश्य इस तरह से चलेगा। और आपने गौर किया है कि शुरू में हमने अंक या दृश्य की जगह कट यानी हिस्सा लिखा। दरअसल रेडियो नाटक में दृश्य नहीं होता, इसलिए उसकी बजाय अंग्रेजी में कट लिखने की परिपाटी है। वैसे तो ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, अगर आप अलग अलग दृश्यों और हिस्सों में अलग अलग तरीके से भी उसको दर्शा सकते हो। सबसे महत्वपूर्ण है संवाद और ध्वनि प्रभाव। हमने शुरू में ही ध्वनि प्रभावों से जंगल या किसी खुली जगह का संकेत दे दिया है। फिर राम ने भी अपने संवाद में कहा कितना भयानक जंगल है, अर्थात ये लोग इस समय जंगल में हैं, और ये बात श्रोता को भी मालूम हो गई है। अब श्याम अपने अगले संवाद में इतनी रात हो गई है, अर्थात जंगल में वो है तीनों, रात का समय है, समय के अंदर बहुत भयानकता या डरावनापन है। तो और शाम का संवाद कुछ इस प्रकार है, रात के 12 बज गए हैं, घर में अम्मा और बाबू से परेशान है। इसका तात्पर्य ये है कि आप संवादों के द्वारा इस दृश्य के देश काल को हमारे सामने उपस्थित कर सकते हो। बस जरूरत है कि वो स्वाभाविक होना चाहिए, जबरदस्ती ठूसा हुआ ना लगे। जैसे श्याम अगर ये संवाद कहे, राम रात के 12 बजे हैं, मुझे डर लग रहा है, साफ सुनाई दे रहा है कि मात्र सूचना देने के अंदाज में वो संवाद लिख रहा है। तो हम आगे देखते हैं कि दृश्य हमें क्या क्या जानकारी दे रहा है। 3 दोस्त हैं, राम, श्याम, मोहन। तीनों कहीं से वापस घर आ रहे हैं। मोहन ने सुझाव दिया कि जंगल में से होकर जाने वाला कोई छोटा रास्ता उसको पता है। तीनों जल्दी घर पहुंचने की चाहत में उस रास्ते को निकल जाते हैं और अब भटक जाते हैं। हमें ये भी पता चलता है कि सबसे ज्यादा डरा हुआ है राम। डर श्याम को भी लग रहा है, लेकिन वो उस पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। रेडियो नाटक में पात्रों संबंधी तमाम जानकारी हमें संवादों से मिलती है, लेकिन नाम, आपसी नाम, चारित्रिक विशेषताएं, ये सभी हमें संवादों द्वारा उजागर करना पड़ता है, और भाषा का उस पर अच्छे से ध्यान रखना भी आवश्यक है। जो पढ़ा लिखा है कि अनपढ़ है, शहर का है या गांव का, क्या वो किसी विशेष प्रांत का है, उसकी उम्र क्या है, क्या वो रोजगार या धंधा करता है, इन समस्त जानकारियों का उस चरित्र की भाषा पर प्रभाव जरूर भी पड़ता है। फिर पात्रों का आपसी संबंध भी संवाद की बनावट पर असर डालता है। एक ही व्यक्ति अपनी पत्नी से अलग अलग ढंग में बात करता है। एक ही व्यक्ति अपनी पत्नी से अलग अलग ढंग से बात करता है। कैसे? पत्नी से अलग ढंग से करेगा, नौकर से अलग ढंग से बतियाएगा, बॉस के प्रति सम्मानपूर्ण रवैया अपनाएगा, और अपने मित्र के प्रति उसका बराबरी या गर्मजोशी का व्यवहार होगा। ये सब बातें किसमें प्रकट होती है? उसके संवाद में। तो यूं तो ये सारी चीजें फिल्म और रंगमंच के लिए संवादों पर भी लागू होती है, लेकिन रेडियो नाटक में मूलतः संवाद प्रधान होते हैं। और खासतौर पर रेडियो नाटक पर जो संवाद है वो तथ्य के साथ लागू होते हैं। भाई कौन बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है, उसे हम देख तो पा नहीं रहे, लेकिन जो संवाद आ रही है, जो आवाज आ रही है, जो स्पेशल साउंड इफेक्ट आ रहा है, वो हमें परिचित करा देता है कि सामने वाला जो चरित्र है, जो पात्र है, या जो यहाँ पर किरदार है, वो कौन है। इस चरित्र को संबोधित करते हैं तो उसका नाम लिया जाता है, खास तौर पर जब दृश्यों में से 2 से अधिक पात्र नहीं है। इसके अलावा रेडियो नाटक में कई बार कोई पात्र विशेष रूप से जब कोई हरकत करता है, एक्शन करता है, तो उसे भी संवाद का हिस्सा बनाते हैं। जैसे एक हमारा चरित्र पार्क में है, उसे बेंच पर बैठना है, तो उसका संवाद इस तरह है, कितनी गर्मी है आज पार्क में, चलो कुछ देर इस बेंच पे बैठ जाऊं, और वो आह की ध्वनि के साथ बेंच पर बैठ जाता है। तो उपरोक्त लिखी बातों को और बेहतर ढंग से समझने के लिए हम जगदीश चंद्र माथुर जी के नाटक के एक अंश को रेडियो नाटक के रूप में रूपांतरित करते हैं। तो जगदीश चंद्र माथुर जी का एक रेडियो नाटक का यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, जिसे हम पढ़ेंगे अपनी कल की क्लास में। और चलिए इसे अभी ही पूरा करने की कोशिश करते हैं। इस रेडियो नाटक में जगदीश चंद्र जी जो है वो क्या बताते हैं, देखिए, हास्य भाव को पेश करने वाला संगीत, ठीक है, म्यूजिक ऐसा चल रहा है जो हंसी मजाक को, जैसे आप सुनते हो कपिल शर्मा शो के अंदर, पहले जैसे वो एंटर होते हैं एकाएक एक म्यूजिक बजता है, संगीत धीमे धीमे कम होता जाता है, अधेड़ उम्र का एक बाबू जो राम स्वरूप है उसका स्वर आता है, बाबू अबे धीरे धीरे चल, फिर लकड़ी की तख्त की दीवार से टकराने की आवाज, बाबू अरे अरे एक तख्त बिछाने में ड्राइंग रूम की सारी दीवारें तोड़ेगा क्या, अब तख्त को उधर मोड़ दे, अरे उधर, बस बस, नौकर बिछा दो साहब, बाबू कहता है, और क्या करेगा, परमात्मा की यहाँ अकल बैठ रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या, बिछा दू साहब, और ये पसीना किस लिए बहाया है, तख्त को जमीन पर रखने का
ध्वनि प्रभाव आता है और साथ ही नौकर की हंसी का स्वर भी आता है। ही 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 ही। बाबू कहता है हंसता क्यों है? अभी हमने भी जवानी में कसरतें की है, कलसों से नहाता था लोटों की तरह। ये तख्त क्या चीज है? अच्छा सुन रतन, भीतर जा, बाबूजी से दरी मांग कर ला इसके ऊपर बिछाने के लिए। तो रतन जाता है, जी साहब। बाबू फिर स्वर बढ़ाकर मानो पीछे से आवाज दे रहा है, और चद्दर भी, कल जो धोबी के यहाँ से आई थी वही। रतन मानो दूर से जवाब देता है, जी साहब। तो बाबू श्याम राम स्वरूप है, कोई भजन गुनगुनाते हैं, शायद दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी है। फिर वो स्वयं से कहते हैं, बाबू ओहो एकदम नालायक है ये रतन, देखो कैसे धूल जमी है कुर्सियों पर, और ये गुलदस्ता भी जैसे बाबा आदम के जमाने से साफ ही नहीं हुआ। क्या सोचेंगे लड़के वाले? ओफो, अब ये झाड़न भी गायब है, अभी तो यही था। हाँ ये रहा। तो कपड़े के झाड़न से कुर्सी से साफ करने की आवाज के साथ बापूजी का एकाएक जारी जो एकालाप यानी एक ही आवाज, उनकी खुद की आवाज सुनाई देती रहती है। बाबू आज ये लोग उमा को देखकर चले जाएंगे, फिर खबर लेता हूँ श्रीमती जी की भी और इस गधे रतन की भी। ये दोनों इधर ही आ रहे हैं। रतन खाली आता है और प्रेमा गुस्से में, मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ेगी, एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। आश्चर्य, धोती? लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने? यही तो कह रहा था रतन। क्यों रे रतन, तेरे कान में डांट लगी है क्या? मैंने कहा था धोबी से यहाँ जो चद्दर आई है ना उसे मांग लेना। अब तेरे दूसरे दिमाग कहाँ से लाऊं उल्लू कहीं का। प्रेमा कहती है, अच्छा अच्छा, जा पूजा वाली कोठरी में से लकड़ी के बक्से पर धुले हुए कपड़े रखे, उन्हीं में से एक चादर उठा ला। रतन, और दरी बीबी जी? दरी तो यहीं रखी है कोने में, वो पड़ी। दरी हम उठा लेंगे, तू चादर लेकर आ। सुन, बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम भी लेते आना, जल्दी जा। बाबू श्याम सुंदर दास जी उसे कहते हैं। रतन कहते हैं, जी साहब। और इस तरह बाबू जो है, आओ अब हम दोनों दरी बिछा देते हैं, जरा पकड़ो उधर से इधर से। और इस प्रकार दरी को झटका देते हैं, दरी के झटकने का सुर सुनाई देता है, बाबूजी के खांसने की आवाज सुनाई देती है। और बाबूजी जो है खांसते खांसते, ओहो कितनी गर्द भर गई इस दरी में। इस तरह से ये दृश्य इस तरह से चलेगा। और देखा जाए तो नाटक के आलेख रेडियो के आलेख में कोई खासा फर्क नहीं है, लेकिन छोटे मोटे अंतर जरूर है। ये अंतर रेडियो नाटक के लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाते हैं। अब हम बताएं, इससे बेहतर होगा आप स्वयं ही दोनों दृश्यों की तुलना कीजिए, दोनों आलेखों में क्या क्या अंतर है उन्हें खोजिएगा, और ये भी समझने की कोशिश कीजिएगा कि दोनों में अंतर क्यों है। तो इस प्रकार आज हमने कैसे करते हैं रेडियो नाटक का अध्ययन किया। हमें पता चला कि 15 से 30 मिनट की अवधि यानी सीमित अवधि के अंदर सीमित पात्रों के साथ कथा का जो लेखन किया जाता है उसमें संवाद के माध्यम से और स्पेशल साउंड इफेक्ट यानी आवाज के प्रभाव के माध्यम से पूरी कथा को दर्शकों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। तो देखिए, दृश्य श्रव्य माध्यमों की तुलना में श्रव्य माध्यम की क्या सीमाएं हैं, क्योंकि उसमें दृश्य नहीं होते। सीमाएं यही है कि उसमें जो भी नाटक है उसकी कार्यक्रम की समयावधि थोड़ी थोड़ी कम कर दी जाती है, उसमें कट का प्रयोग किया जाता है, अर्थात एक दृश्य पूरा हुआ अब दूसरा दृश्य। तो इस तरह से जो है इसमें एक नाटक को या कथा लेखन को हम ज्यादा लंबे समय तक नहीं बढ़ा सकते। तो इस तरह से करके जो है श्रव्य माध्यम की क्या सीमाएं हैं उनके विषय में लिखना है। नीचे कुछ दृश्य श्रव्य शब्द हैं दिए गए हैं। तो रेडियो नाटक में इन दृश्यों को आप किस तरह से प्रस्तुत करोगे? घोर घनी अंधेरी रात, तो जानवरों के रोने की आवाजें, और रात्रि में उल्लू तथा चमगादड़ के स्वर, और साथ में तेज बहती हुई हवा, अंधेरी रात है। सुबह का समूह, ठंडी बहती हुई हवा, और साथ में पक्षियों के चहचहाने की आवाज, सुबह का समय है। बच्चों की खुशी, बच्चों के कह कहानी या खिलखिलाने का स्वर, और साथ में उत्साह और उमंग से परिपूर्ण स्पेशल यानी विशेष आवाज का पुट। नदी का किनारा, नदी के बहते हुए पानी के कलकल की आवाज, ठंडी हवा के साथ, और वहां का शांत वातावरण, बहने वाले जल की खासियत। वर्षा का दिन, चारों तरफ काली घटाओं का छाया जाना, झिमझिम बौछारों का गिरते रहना, बादलों की गड़गड़ाहट, बिजली की जगमगाहट के बीच में बरसात का होना। तो इस प्रकार विशेष संवादों और विशेष जो आवाज है उसके प्रभावों के माध्यम से हम इन दृश्यों को रेडियो नाटक में अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो एक रेडियो नाटक का लेखन का प्रारूप बनाइए, अपनी पुस्तक के किसी कहानी के एक अंश को रेडियो नाटक के रूप में रूपांतरित कीजिए। तो
तो इस प्रकार हम जो है रेडियो नाटक के इस चैप्टर को आज पूर्ण कर चुके हैं, जो यहीं तक है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। हम कल फिर उपस्थित होंगे अपने नए पाठ के साथ, जो है नए तथा अप्रत्याशित लेखन एवं उसके विषय। धन्यवाद बेटा जी।